गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम। मैं हूं प्रोफेसर रामन और आज हम एक ऐसी कन्वर्सेशन करने वाले हैं जो आपका इंश्योरेंस बिजनेस को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल देगी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मार्च 2011 में जापान में एक मैसिव अर्थक्वेक आया, द ग्रेट टोहोकू अर्थक्वेक। उसके बाद एक डेवास्टेटिंग सुनामी। टोटल इंश्योर्ड लॉसेस $40 बिलियन से ज्यादा। 40 बिलियन! जरा इस नंबर को अपने दिमाग में डूबने दीजिए। अब मेरा सवाल आपसे है, एक सिंगल जापानीज इंश्योरेंस कंपनी इतना बड़ा लॉस कैसे सरवाइव करती है? वह क्लेम्स कैसे पे करती है, अपने प्रॉमिसेस कैसे ऑनर करती है और अगले मंडे को अपने ऑफिस के दरवाजे कैसे खोल पाती है? जवाब मेरे दोस्तों एक वर्ड में है, री इंश्योरेंस। लेकिन बात यह है, री इंश्योरेंस सिर्फ एक टूल नहीं है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में आता है और आपने कौन सा फॉर्म चूज किया ये डिसाइड करता है कि आपका रिस्क कैसे ट्रांसफर होगा, आपका कैपिटल कैसे प्रोटेक्टेड रहेगा और अल्टीमेटली आपकी कंपनी नेक्स्ट बिग कैटास्ट्रॉफ सर्वाइव करेगी या नहीं। आज हम स्टडी करने वाले हैं चैप्टर 2, फॉर्म्स ऑफ री इंश्योरेंस। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं इस लेक्चर के एंड तक आप सिर्फ इन फॉर्म्स को समझेंगे नहीं, आप किसी भी री इंश्योरेंस प्रोग्राम को देखकर तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वह क्यों और कैसे स्ट्रक्चर्ड है। दैट इज रियल प्रोफेशनल पावर। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज अपने थिंकिंग कैप्स ऑन रखिए। मैं आपसे बीच बीच में सवाल पूछता रहूंगा। फॉर्म्स ऑफ री इंश्योरेंस, ठीक है, यहां से शुरू करते हैं। चैप्टर 2, फॉर्म्स ऑफ री इंश्योरेंस। यह एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के दो प्रिंसिपल फॉर्म्स की, फैकल्टेटिव और ट्रीटी, इनकी स्ट्रक्चर्स, फीचर्स, लिमिटेशंस और मॉडर्न इंश्योरेंस मार्केट्स में इनके स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस। अब मैं कॉम्प्रिहेंसिव गाइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो आप सीखने वाले हैं वह सिर्फ टेक्स्ट बुक थ्योरी नहीं है, यह बैकबोन है। ग्लोबल री इंश्योरेंस मार्केट एक्चुअली कैसे काम करता है, उसका बैकबोन। आपके करियर में हर सिंगल री इंश्योरेंस डील, चाहे आप मुंबई में बैठे हों, लंदन में, जुरिच में या सिंगापुर में, इन दो फंडामेंटल फॉर्म्स में से एक में फिट होता है या फिर दोनों का एक हाइब्रिड होता है। इसको ऐसे समझिए, क्रिकेट में बेसिकली दो शॉट्स हैं, फ्रंट फुट और बैक फुट। बाकी सब कुछ कवर ड्राइव, पुल शॉट, स्वीप, ये सब वेरिएशंस हैं। इसी तरह री इंश्योरेंस में सिर्फ दो बेसिक फॉर्म्स हैं, बाकी सब वेरिएशन है। ये दो मास्टर कर लो तो फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं, द टू फॉर्म्स ऑफ री इंश्योरेंस। ये चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में से एक है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करने के सिर्फ दो तरीके हैं। दुनिया में हर सिंगल री इंश्योरेंस प्लेसमेंट इन दो फंडामेंटल कैटेगरीज में से एक में आता है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सिर्फ दो, फैक्चुएटिव री इंश्योरेंस और ट्रीटरी री इंश्योरेंस। फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस यह एक वन ऑफ अरेंजमेंट है एक सिंगल पॉलिसी के लिए। इंश्योरर पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है रिस्क सीड करने का और री इंश्योरर के पास ऑप्शन है हर इंडिविजुअल प्रपोजल को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने का। इसको ऐसे समझिए जैसे आप बाजार में शॉपिंग कर रहे हो, आप एक चीज उठाते हो, नेगोशिएट करते हो, दुकानदार हां या ना बोल सकता है और आप भी छोड़ के जा सकते हो, किसी पर जबरदस्ती नहीं है। ट्रीटी री इंश्योरेंस यह एक ऑटोमेटिक अरेंजमेंट है एक डिफाइंड ग्रुप ऑफ पॉलिसीज के लिए। री इंश्योरर ऑटोमेटिकली सारे रिस्क्स एक्सेप्ट करता है जो अग्रीड ट्रीटी के स्कोप में आते हैं। यह ज्यादा ऐसा है जैसे आपके सप्लायर के साथ स्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है। एक बार डील साइन हो गई तो माल ऑटोमेटिकली फ्लो होता है, हर चीज पर अलग नेगोशिएशन नहीं करनी पड़ती। अब रियल वर्ल्ड पर्सपेक्टिव दीजिए इसको। बिजनेस की नीड्स के बेसिस पर इंश्योरर डिटरमिन और नेगोशिएट करता है एक या ज्यादा री इंश्योरर्स के साथ टर्म्स, कंडीशंस और रेट्स री इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए। ये क्रिस्टलाइज होता है, मुझे ये वर्ड बहुत पसंद है, क्रिस्टलाइज, एक री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जिसके अंडर इंश्योरर को इंडेमनिफाई किया जाता है लॉसेस के लिए जो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसीज पर होती हैं जो इस कॉन्ट्रैक्ट से कवर्ड है। क्या स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं? नहीं, कोई स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, लेकिन ट्रीटी और फैकल्टेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ये दो टाइप्स हैं जो यूज और अडेप्ट किए जाते हैं इंडिविजुअल इंश्योरर्स की ऑनगोइंग री इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए। हर कॉन्ट्रैक्ट टेलर्ड होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लो आप एक फायर इंश्योरेंस अंडरराइटर हो एक मिड साइज्ड कंपनी में, इंडिया में। आपके पास एक ट्रीटी है जो आपके स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल फायर रिस्क्स को कवर करती है, मान लो 50 करोड़ तक। लेकिन एक दिन एक क्लाइंट आता है एक पेट्रोकेमिकल प्लांट के साथ जिसका वैल्यू 500 करोड़ है। आपकी ट्रीटी इस रिस्क को कवर नहीं करेगी, तो क्या करोगे? आप जाओगे फैकल्टेटिव रूट पर, आप अप्रोच करोगे री इंश्योरर को, जैसे GIC री, म्यूनिक री या स्विस री, और स्पेसिफिकली उस एक रिस्क के लिए कवरेज नेगोशिएट करोगे। यह है फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस एक्शन में। वहीं आपके सैकड़ों स्टैंडर्ड पॉलिसीज के लिए फैक्टरीज,
वेयर हाउसेस, ऑफिस बिल्डिंग्स, वह सब ऑटोमेटिकली आपकी ट्रीटरी में फ्लो होते हैं। कोई इंडिविजुअल नेगोशिएशन नहीं चाहिए। यही तो ट्रीटरी रीइंश्योरेंस की खूबसूरती है। अब तक क्लियर है? अच्छा, चलिए बिगर पिक्चर देखते हैं। फॉर्म्स ऑफ रीइंश्योरेंस, द आर्किटेक्चर। यह स्लाइड बिल्कुल ब्यूटीफुल है क्योंकि यह आपको रीइंश्योरेंस का कंप्लीट आर्किटेक्चर एक नजर में दिखा देती है। अगर आप घर बना रहे होते तो यह आपका ब्लूप्रिंट है। डायग्राम को ध्यान से देखिए। ट्रीटी और फैकल्टेटिव दोनों रीइंश्योरेंस प्रोपोर्शनल या नॉन प्रोपोर्शनल यानी एक्सेस ऑफ लॉस बेसिस पर ट्रांसैक्ट हो सकते हैं और इनमें से हर एक के फर्दर सब कैटेगरीज हैं। ट्रीटी रीइंश्योरेंस के अंडर प्रोपोर्शनल ट्रीटी दो में बढ़ती है, क्वोटा शेयर और सरप्लस। ये क्लासिक प्रोपोर्शनल मेथड्स हैं जहां प्रीमियम्स और लॉसेस एक फिक्स्ड या वेरिएबल प्रोपोर्शन में शेयर होते हैं इंश्योरर और रीइंश्योरर के बीच। एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी दो में बढ़ती है, पर रिस्क और पर ऑकरेंस। यहां रीइंश्योरर तभी पे करता है जब लॉस एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से एक्सीड हो जाए। फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस के अंडर यहां भी दो ब्रांचेस हैं, प्रोपोर्शनल और एक्सेस ऑफ लॉस, जिसमें एग्रीगेट एक्सेस भी शामिल है। अब मैं जानता हूं कुछ लोग सोच रहे होंगे, प्रोफेसर ये तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यह डायग्राम आपका करियर रोड मैप है। आने वाले चैप्टर्स में हम इनमें से हर एक मेथड में डीप डाइव करेंगे। अभी के लिए बस स्ट्रक्चर समझो। यह जान लो कि दुनिया में हर रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट इस डायग्राम में कहीं ना कहीं फिट होता है। एक क्विक रियल वर्ल्ड एनालॉजी देता हूं। हॉस्पिटल के बारे में सोचो। हॉस्पिटल में दो डिपार्टमेंट्स हैं, आउटपेशेंट और इनपेशेंट। हर डिपार्टमेंट में स्पेशलिटीज हैं, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन। अब हर डिपार्टमेंट ऑपरेट अलग तरीके से करता है, लेकिन वह सब सेम हॉस्पिटल का हिस्सा है। इसी तरह प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल डिफरेंट ऑपरेटिंग मेथड्स हैं, लेकिन वह सब सेम रीइंश्योरेंस सिस्टम का हिस्सा हैं। प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल मेथड्स में हम बहुत डीप जाएंगे सब्सिक्वेंट चैप्टर्स में। अभी के लिए यह डायग्राम याद रखिए। यह वह स्केलेटन है जिस पर रीइंश्योरेंस नॉलेज का पूरा बॉडी टिकता है। अब चलिए पहले फॉर्म में डीप डाइव करते हैं। फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस, फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस डेफिनेशन और बेसिस। हम अब चैप्टर के सेक्शन बी में आ गए हैं और यहां हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस पर। पहले फॉर्मल डेफिनेशन सुन लीजिए। ए रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द सीडिंग इंश्योरर हैज द ऑप्शन टू सीड एंड द रीइंश्योरर हैज द ऑप्शन टू एक्सेप्ट अ स्पेसिफिक रिस्क ऑफ अ स्पेसिफिक इंश्योर्ड। अब मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में तोड़ता हूं। फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस एक तरीका है रिस्क्स को इंडिविजुअल बेसिस पर इंश्योर करने का। दो की फ्रीडम्स हैं यहां। इंश्योरर पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वह रिस्क सीड करे और रीइंश्योरर के पास ऑप्शन है हर प्रपोजल को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करने का। यह प्रोपोर्शनल या नॉन प्रोपोर्शनल बेसिस पर ट्रांजैक्ट हो सकता है। यह प्रैक्टिस में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्टीज के पास कंप्लीट फ्रीडम है, किसी पर जबरदस्ती नहीं। यही है फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस की फंडामेंटल नेचर। अब यहां एक पॉइंट है जो बहुत से प्रोफेशनल्स गलत समझते हैं। इंश्योरर फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस कब लेती है? क्लाइंट को इंश्योर करने से पहले या बाद में? जवाब है पहले। जब फैकल्टेटिवली रीइंश्योर करते हैं तो इंश्योरर क्लाइंट को इंश्योर करने से पहले रीइंश्योरेंस कवरेज ऑब्टेन करती है। यह दो की रीजन से होता है। रीजन नंबर 1, इंश्योर अलाइनमेंट। यह इंश्योर करने के लिए कि री इंश्योरेंस टर्म्स डायरेक्ट इंश्योरेंस पर लगने वाली टर्म्स से एक्सीड ना करें। आप इंश्योरेंस एक प्राइस पर नहीं बेच सकते और री इंश्योरेंस ज्यादा प्राइस पर नहीं खरीद सकते। वह तो फाइनेंशियल डिजास्टर की रेसिपी है। री इंश्योरेंस टर्म्स ओरिजिनल इंश्योरेंस टर्म्स के साथ अलाइन होनी चाहिए या बेटर होनी चाहिए। रीजन नंबर 2, अंडरराइटर सपोर्ट। ओरिजिनल अंडरराइटर की जजमेंट को बैकअप करने के लिए, जो अक्सर री इंश्योरर के पर्टिकुलर रिस्क या क्लास ऑफ रिस्क के नॉलेज से बेनिफिट करता है। इसके बारे में सोचो। अगर आप पहली बार एक न्यूक्लियर पावर प्लांट अंडरराइट कर रहे हो
तो क्या आप नहीं चाहोगे कि एक ऐसा रीइंश्योरर आपको बैक करे जिसने दुनिया भर में सैकड़ों न्यूक्लियर फैसिलिटीज अंडरराइट किए हैं? बिल्कुल चाहोगे। वह स्पेशलिस्ट नॉलेज इनवैल्यूएबल है। एक रियल एग्जांपल देता हूं इंडियन मार्केट का। मान लो न्यू इंडिया एश्योरेंस के पास प्रपोजल आता है एक लार्ज ऑफशोर ऑयल रिग इंश्योर करने का बे ऑफ बंगाल में। यह हाई वैल्यू हाई हैजर्ड रिस्क है। क्लाइंट को हाँ बोलने से पहले वह अपने फैक्ल्टेटिव रीइंश्योरर्स को अप्रोच करेंगे, शायद स्विस री, शायद लॉर्ड्स सिंडिकेट्स, और पहले रीइंश्योरेंस सिक्योर करेंगे, तभी पॉलिसी इश्यू करेंगे। प्रैक्टिस में ऐसे काम होता है। इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जब फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस में क्लियरली ज्यादा एफर्ट लगती है तो कोई इसे क्यों यूज करे? स्ट्रेटेजिक यूजेस देखते हैं। स्ट्रेटेजिक यूजेस ऑफ फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस। ये एक फैसिनेटिंग स्लाइड है क्योंकि ये आपको रीइंश्योरेंस के एवोल्यूशन की कहानी बताती है। ओरिजिनली, और यह इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है, सारी रीइंश्योरेंस फैकल्टेटिवली ट्रांजैक्ट होती थी। हर सिंगल डील एक एक करके निगोशिएट होती थी। सोचिए कितना काम लगता होगा। लेकिन टाइम के साथ हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स की वजह से यह मेथड लार्जली रिप्लेस हो गई ट्रीटी रीइंश्योरेंस से। लेकिन नेवरदलेस, और यह कीवर्ड है नेवरदलेस, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से यह स्ट्रैटेजिकली और वाइडली इंडस्ट्री में यूज होती रहती है। तो फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस आज भी क्यों एग्जिस्ट करती है? 4 पावरफुल रीजंस। नंबर 1, हैजर्डस रिस्क्स। ऐसे हैजर्डस रिस्क्स को रीइंश्योर करने के लिए जो एग्जिस्टिंग ट्रीटी अरेंजमेंट से प्रोटेक्टेड नहीं है। देखिए, ट्रीटीज में एक्सक्लूजन्स होती हैं। एक फायर ट्रीटी केमिकल या न्यूक्लियर रिस्क्स एक्सक्लूड कर सकती है। जब वह एक्सक्लूडेड रिस्क्स आपके डेस्क पर आए तो फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस गैप फिल करती है। यह ट्रीटी एक्सक्लूजन से बने कवरेज के वॉइड्स को फिल करती है। मान लो 1984 का भोपाल गैस डिजास्टर, उस तरह का केमिकल एक्सपोजर स्टैंडर्ड ट्रीटी अरेंजमेंट से लाइकली एक्सक्लूडेड होता। आपको ऐसे रिस्क्स के लिए अलग से फैकल्टेटिव प्लेसमेंट्स चाहिए। नंबर 2, रिड्यूस ट्रीटी लायबिलिटी। सर्टेन रिस्क्स पर ट्रीटी रीइंश्योरर्स की लायबिलिटी कम करने के लिए और इंश्योरर की ओवरऑल लायबिलिटी एक स्पेसिफिक एरिया में कम करने के लिए। सोचो आप एक प्रॉपर्टी इंश्योरर हो और आपके पास चेन्नई के पास फ्लड प्रोन एरिया में हेवी कॉन्सेंट्रेशन है रिस्क्स की। आपके ट्रीटी रीइंश्योरर्स ऑलरेडी उस जोन में एक्सपोज्ड हैं। कुछ रिस्क्स को फैकल्टेटिवली प्लेस करके आप अपनी ट्रीटी का बर्डन कम करते हो और अपनी रीइंश्योरेंस प्रोटेक्शन डाइवर्सिफाई करते हो। नंबर 3, एक्स्ट्रा कैपेसिटी। ट्रीटी अरेंजमेंट्स जो अकोमोडेट कर सकती हैं उससे ज्यादा अंडरराइटिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करने के लिए लार्ज या अनयूजुअल रिस्क्स के लिए। आपकी ट्रीटी मान लो 100 करोड़ तक के रिस्क्स कवर करती है, लेकिन एक क्लाइंट आता है 200 करोड़ के रिस्क के साथ, वह एक्स्ट्रा 100 करोड़। फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस वह एडिशनल कैपेसिटी प्रोवाइड करती है। नंबर 4, एक्सपर्ट एडवाइस। डाउटफुल रिस्क्स पर रीइंश्योरर की एडवाइस लेने के लिए कॉम्प्लेक्स या अनफैमिलियर एक्सपोजर्स के लिए स्पेशलिस्ट नॉलेज लेवरेज करके। यह सबसे अंडर अप्रिशिएटेड बेनिफिट्स में से एक है। जब आप एक रिस्क फैकल्टेटिवली प्लेस करते हो तो एसेंशियली आप एक सेकंड एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हो। एक रीइंश्योरर जो मान लो एविएशन या मरीन कार्गो में स्पेशलाइज करता है, डेकेड्स का ग्लोबल एक्सपीरियंस लाता है आपके रिस्क असेसमेंट में। एक रियल स्टोरी सुनाता हूं। कुछ साल पहले एक मिड साइज्ड इंडियन इंश्योरर के पास प्रपोजल आया एक सैटेलाइट लॉन्च इंश्योर करने का, सैटेलाइट लॉन्च इंश्योरेंस, जहां प्रीमियम अलोन मिलियंस ऑफ डॉलर्स हो सकता है। उन्होंने पहले कभी स्पेस इंश्योरेंस अंडरराइट नहीं किया था। वह फैकल्टेटिव रोड पर गए। उन्होंने लंदन और पेरिस के स्पेशलिस्ट रीइंश्योरर्स को अप्रोच किया जिन्हें स्पेस रिस्क्स में एक्सपर्टाइज थी। उन रीइंश्योरर्स ने न सिर्फ कैपेसिटी दी बल्कि इंश्योरर को रिस्क समझने, अप्रोप्रिएट टर्म्स सेट करने और कवरेज स्ट्रक्चर करने में भी हेल्प की। ये है फैसिलिटेटिव रीइंश्योरेंस की स्ट्रेटेजिक पावर। ये इंश्योरर्स को हेल्प करती है रीइंश्योरेंस ट्रीटी एक्सक्लूजन्स से बने कवरेज के वॉइड्स फिल करने में बाय नेगोशिएटिंग अ सेपरेट फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक पर्टिकुलर पॉलिसी या ग्रुप ऑफ पॉलिसीज के लिए। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। चलिए लिमिटेशंस देखते हैं। फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस की लिमिटेशंस। अब चैलेंजेस के बारे में ऑनेस्ट होना जरूरी है। फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस पावरफुल है लेकिन प्रॉब्लम्स के बिना नहीं है। 3 मेजर लिमिटेशंस। नंबर 1, स्किल्ड पर्सनल रिक्वायर्ड। क्योंकि फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस एक स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए होती है, इसमें स्किल्ड पर्सनल और टेक्निकल रिसोर्सेज चाहिए इंडिविजुअल रिस्क्स अंडरराइट करने के लिए। हर रिस्क को अपने मेरिट पर असेस करना पड़ता है। स्पेशलिस्ट एक्सपर्टीज की डिमांड होती है। यह काम आप एक जूनियर क्लर्क को नहीं दे सकते। आपको एक्सपीरियंस्ड अंडरराइटर्स चाहिए जो एक पेट्रोकेमिकल प्लांट, एक ऑफशोर रिग या एक लार्ज हॉस्पिटल इवेल्युएट कर सकें। हर एक अलग, हर एक में डीप टेक्निकल नॉलेज चाहिए। ग्लोबल मार्केट में
म्यूनिक री या स्विट्जरी जैसे फर्म्स के फैकल्टेटिव अंडरराइटर्स इंडस्ट्री के सबसे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स में से हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सालों से स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ बिजनेस में स्पेशलाइज किया है। आपको उस कैलिबर का टैलेंट चाहिए। नंबर 2, एक्सपोजर टू पोटेंशियल लॉस। फैकल्टेटिव बिजनेस में अक्सर पोटेंशियल लॉस का एक्सपोजर होता है, इसीलिए री इंश्योरर के पास ऐसी पर्सनल होनी चाहिए जिनके पास नॉलेज और कैपेबिलिटी हो हर एक्सपोजर को एक्यूरेटली अंडरराइट करने की। याद रखिए, फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस में आप रिस्क एक लार्ज पोर्टफोलियो में स्प्रेड नहीं कर रहे, आप एक स्पेसिफिक रिस्क पर कॉन्सेंट्रेटेड पोजीशन ले रहे हो। अगर आपकी असेसमेंट गलत है तो लॉस सिग्निफिकेंट हो सकता है। ऐसे सोचो, अगर मैं कहूं कि 10,000 घर इंश्योर करो पूरे इंडिया में स्प्रेड, तो लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स आपके फेवर में काम करता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक सिंगल ऑयल रिफाइनरी इंश्योर करो जिसका वैल्यू 1,000 करोड़ है और उस रिफाइनरी में आग लग जाए, तो आप एक्सपोज हो। यही है फैकल्टेटिव बिजनेस की नेचर। नंबर 3, हाई एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस में ट्रीटी अरेंजमेंट से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है। हर ऑफर को स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है और हर इंडिविजुअल फैकल्टेटिव प्लेसमेंट के लिए सेपरेटली डेटा मेंटेन करना पड़ता है। रिटेंशन, लिमिट्स, रेट्स और इन्वॉल्व्ड रीइंश्योरर्स का। सोचो 100 फैकल्टेटिव प्लेसमेंट्स मैनेज कर रहे हो, हर एक की अपनी फाइल, अपने टर्म्स, अपने रीइंश्योरर्स, अपने प्रीमियम कैलकुलेशंस, अपने क्लेम्स रिकॉर्ड्स। इसको कंपेयर करो एक ट्रीटी से जहां एक कॉन्ट्रैक्ट हजारों पॉलिसीज कवर करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिफरेंस मैसिव है। इसीलिए प्रैक्टिस में ज्यादातर इंश्योरेंस कंपनीज अपने पोर्टफोलियो के बल्क के लिए ट्रीटीज यूज करती हैं और फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस स्पेशल सिचुएशंस के लिए रिजर्व रखती हैं। बड़े रिस्क्स, अनयूजुअल रिस्क्स, हैजर्डस रिस्क्स जो किसी भी ट्रीटी में नीटली फिट नहीं होते। अब मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग दिखाता हूं। एक रियल वर्ल्ड मेगा रिस्क फैकल्टेटिव प्लेसमेंट कैसी दिखती है। मेगा रिस्क फैकल्टेटिव प्लेसमेंट चेकलिस्ट। यह स्लाइड प्योर गोल्ड है किसी भी री इंश्योरेंस ऑपरेशंस में काम करने वाले के लिए। यह आपको एक टिपिकल चेकलिस्ट देती है कंसिडरेशंस की एक सिंगल मेगा रिस्क फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस प्लेसमेंट के लिए। टेक्निकल और रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले रिस्क इंस्पेक्शन। आप फिजिकली रिस्क इंस्पेक्ट करते हो। आप एक मेगा प्रोजेक्ट को सिर्फ पेपर वर्क की बेसिस पर रीइंश्योर नहीं करते। कोई साइट पर जाता है, फैसिलिटी में वॉक थ्रू करता है, फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स असेस करता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स देखता है। फिर पीएमएल असेसमेंट यानी प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस। यह मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस है जो रिस्क को वर्स्ट रियलिस्टिक सिनेरियो में एक्सपेक्टेड है। यह सही करना क्रिटिकल है क्योंकि यह डिसाइड करता है कितनी रीइंश्योरेंस चाहिए। वैल्यूएशन। एसेट की एक्चुअल रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है? क्या यह करेक्टली स्टेटेड है या अंडर इंश्योर्ड है या ओवर इंश्योर्ड? मेगा रिस्क्स में वैल्यूएशन में 10% एरर भी 100 करोड़ का फर्क कर सकता है। राउट सर्वे फॉर मूवमेंट ऑफ क्रिटिकल मशीनरीज। यह फैसिनेटिंग है। लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में क्रिटिकल इक्विपमेंट जैसे टर्बाइन्स या जनरेटर्स पोर्ट से प्रोजेक्ट साइट तक ट्रांसपोर्ट होता है। राउट सर्वे उस ट्रांसपोर्टेशन के रिस्क्स असेस करता है। रोड्स, ब्रिजेस, वेट लिमिट्स, सब कुछ। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग फॉर डिलेज। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डिले इन स्टार्टअप या एडवांस लॉस ऑफ प्रॉफिट्स क्लेम्स ट्रिगर कर सकते हैं। रीइंश्योरर प्रोजेक्ट टाइमलाइन मॉनिटर करना चाहता है। कमर्शियल और कंट्रैक्चुअल टर्म्स। कंपोजिट ब्रोकर्स इंटरवेंशन। लार्ज फैकल्टेटिव प्लेसमेंट्स में अक्सर कंपोजिट ब्रोकिंग हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मार्श, एऑन या विलिस, जो ग्लोबली मल्टीपल रीइंश्योरर्स से कैपेसिटी लाते हैं। टेंडर प्रोसेस। कभी कभी स्पेशली गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट्स में इंडिया में रीइंश्योरर सिलेक्ट करने के लिए फॉर्मल टेंडर प्रोसेस होता है। यह ट्रांसपेरेंसी और कंपेटिटिव प्राइसिंग इंश्योर करता है। को इंश्योरेंस अरेंजमेंट्स। रिस्क मल्टीपल प्राइमरी इंश्योरर्स में शेयर हो सकता है। हर एक अपना शेयर रीइंश्योरर्स को सीड करता है। सुपीरियर क्रेडिट रेटिंग वाले रीइंश्योरर्स। जब रिस्क मैसिव है तो आप
चाहते हो कि आपके रीइंश्योरर्स फाइनेंशियली रॉक सॉलिड हों। A+ रेटेड रीइंश्योरर को B रेटेड के कंपैरिजन में प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर लॉस होता है और रीइंश्योरर पे नहीं कर पाता तो आप सीरियस ट्रबल में हो। डिडक्टिबल, टाइम एक्सेस और अदर टर्म्स का डिटर्मिनेशन। डिडक्टिबल वह पोर्शन है लॉस का जो इंश्योरर रिटेन करता है। मेगा रिस्क्स के लिए डिडक्टिबल्स काफी बड़े हो सकते हैं, कभी कभी कई करोड़ रुपीस। टाइम एक्सेस वह वेटिंग पीरियड है बिजनेस इंटरप्शन कवर किक इन होने से पहले की। रेट नेट ऑफ कमीशन, सीडिंग कमीशन डिडक्ट करने के बाद रीइंश्योरेंस की एक्चुअल प्राइस। और लास्ट में क्लेम्स कंट्रोल क्लॉज। यहां कम्युनिकेशन सिस्टम्स और प्रोसीजर्स एस्टैब्लिश होते हैं। प्रिलिमिनरी, लॉस इंटीमेशन, सर्वे और टेक्निकल सपोर्ट के लिए। यह क्रिटिकल है क्योंकि जब मेगा लॉस होता है तो रिस्पॉन्स स्विफ्ट, कोऑर्डिनेटेड और प्रोफेशनल होना चाहिए। जब 2015 की चेन्नई फ्लड्स आई थी तो जिन कंपनीज के रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में क्लियर क्लेम्स कंट्रोल क्लॉजेस थे, वह क्विकली सर्वेयर्स और लॉस एडजस्टर्स मोबिलाइज कर पाए। जिनके पास प्रॉपर क्लॉजेस नहीं थे, उन्हें डिलेज और डिस्प्यूट्स फेस करने पड़े। यही फर्क है एक वेल ड्राफ्टेड कॉन्ट्रैक्ट का। यह चेकलिस्ट याद रखिए, हो सके तो प्रिंट करके रख लो। यह एक प्रैक्टिकल टूल है जो आप अपने करियर में बार बार यूज करोगे। ट्रीटी रीइंश्योरेंस डेफिनेशन और स्ट्रक्चर। वेलकम टू सेक्शन सी। और यह मेरे दोस्तों वह जगह है जहां वॉल्यूम गेम खेला जाता है। अगर फैसिलिटेटिव स्केलपेल है तो ट्रीटी कन्वेयर बेल्ट है। डेफिनेशन सुनिए। ट्रीटी रीइंश्योरेंस एक अग्रीमेंट है ओरिजिनल इंश्योरर और रीइंश्योरर के बीच, जिसमें रीइंश्योरर ऑटोमेटिकली एक सर्टेन लायबिलिटी एक्सेप्ट करता है उन सभी रिस्क्स के लिए जो अग्रीमेंट के स्कोप में आते हैं। यह प्रोपोर्शनल या नॉन प्रोपोर्शनल बेसिस पर ट्रांजैक्ट हो सकती है। अब कीवर्ड जो मैं चाहता हूं आप अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, अपने दिमाग में परमानेंटली सेव करो। वह है ऑटोमेटिकली। फैकल्टेटिव के अनलाइक, जहां दोनों पार्टीज के पास चॉइस है, ट्रीटी रीइंश्योरेंस एक ऑब्लिगेटरी कॉन्ट्रैक्ट है। समझाता हूं हर पार्टी के लिए इसका मतलब क्या है। रीइंश्योरर की ऑब्लिगेशन, रीइंश्योरर अग्रीमेंट के स्कोप में आने वाले रिस्क्स डिक्लाइन नहीं कर सकता। एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक है। ट्रीटी साइन होने के बाद रीइंश्योरर चेरी पिक नहीं कर सकता। अगर रिस्क ट्रीटी स्कोप में आता है तो रीइंश्योरर को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, बस, पीरियड। इंश्योरर की ऑब्लिगेशन, इंश्योरर को ट्रीटी के स्कोप में आने वाले सारे रिस्क्स सीड करने ही पड़ेंगे। विथहोल्ड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इंश्योरर अच्छे रिस्क्स अपने पास नहीं रख सकता और सिर्फ बुरे सीडी नहीं कर सकता। वह एंटी सिलेक्शन होगा और यह ट्रीटी रिलेशनशिप के फंडामेंटल प्रिंसिपल का वायोलेशन है। यह म्यूचुअल ऑब्लिगेशन है जो ट्रीटी रीइंश्योरेंस को इतना एफिशिएंट बनाती है। सोचो, अगर आपको हर मोटर पॉलिसी या फायर पॉलिसी या मरीन कार्गो पॉलिसी लिखते वक्त रीइंश्योरर को कॉल करना पड़ता तो सिस्टम अपनी खुद की एडमिनिस्ट्रेशन के वेट से कोलैप्स हो जाता। ट्रीटी रीइंश्योरेंस ये सॉल्व करती है एक ऑटोमेटिक पाइपलाइन क्रिएट करके। एक प्रैक्टिकल सिनेरियो दीजिए। सोलो आप चीफ अंडरराइटिंग ऑफिसर हो एक इंश्योरेंस कंपनी के। आप साल में 20,000 मोटर पॉलिसीज लिखते हो। हर पॉलिसी ऑटोमेटिकली आपकी मोटर ट्रीटी में आती है। प्रीमियम ऑटोमेटिकली स्प्लिट होता है आपके और इंश्योरर के बीच। अगर क्लेम होता है, लॉस ऑटोमेटिकली शेयर होता है। कोई फोन कॉल्स नहीं, कोई नेगोशिएशंस नहीं, कोई इंडिविजुअल प्लेसमेंट्स नहीं, बस काम होता रहता है। अब इसको कंट्रास्ट करो एक सिनेरियो से जहां आपको उन 20,000 मोटर पॉलिसीज में से हर एक को इंडिविजुअली फैकल्टेटिवली प्लेस करना पड़ता। इम्पॉसिबल। आपको अंडरराइटर्स की फौज चाहिए और कागज का पहाड़। इसलिए ट्रीटी रीइंश्योरेंस इन्वेंट हुई थी सिस्टम को एफिशिएंट और स्केलेबल बनाने के लिए। अब सोचो, इस पूरे सिस्टम को साथ क्या जोड़ता है? ट्रीटी वर्डिंग। चलिए वह देखते हैं। ट्रीटी वर्डिंग और फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स। एक फॉर्मल ट्रीटी वर्डिंग यूजुअली पार्टीज ड्रॉ अप करती है अरेंजमेंट का फुल स्कोप और मैकेनिक्स डिस्क्राइब करने के लिए। क्योंकि ट्रीटी रीइंश्योरेंस ऑटोमेटिक कवर प्रोवाइड करती है, इंश्योरर को गारंटीड डेफिनेट अमाउंट ऑफ रीइंश्योरेंस प्रोटेक्शन मिलती है हर एक्सेप्टेड रिस्क पर।
और यहां एक लवली प्रैक्टिकल बेनिफिट है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट्स इसलिए बहुत लोअर हैं फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस की तुलना में। अब ट्रीटी वर्डिंग में क्या होता है? 3 क्रिटिकल पिलर्स। पिलर नंबर 1, मॉनिटरी लिमिट्स और मोड ऑफ ऑपरेशन। ट्रीटी रीइंश्योरर की लायबिलिटी के फाइनेंशियल लिमिट्स और अरेंजमेंट कैसे फंक्शन करता है उसके ऑपरेशनल मैकेनिक्स डिफाइन करती है। एग्जाम्पल के लिए, एक प्रॉपर्टी सरप्लस ट्रीटी स्टेट कर सकती है कि रीइंश्योरर इंश्योरर की 10 करोड़ की रिटेंशन के ऊपर 9 लाइंस तक एक्सेप्ट करता है, गिविंग मैक्सिमम कैपेसिटी 100 करोड़। यह एक क्लियर मॉनिटरी लिमिट है। पिलर नंबर 2, क्लासेस ऑफ बिजनेस, टेरिटोरियल स्कोप और एक्सक्लूजन्स। कवर्ड क्लासेस ऑफ बिजनेस, मान लो फायर, इंजीनियरिंग, मरीन। जियोग्राफिक टेरिटोरी जिस पर ट्रीटी अप्लाई होती है, शायद पूरा इंडिया या सिर्फ कुछ स्टेट्स। और स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड रिस्क्स जैसे वॉर, न्यूक्लियर या टेररिज्म, ये सब फॉर्मली डॉक्यूमेंटेड होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं। इंडियन इंश्योरर के लिए एक फायर ट्रीटी स्टैंडर्ड फायर और स्पेशल पेरिल्स रिस्क्स कवर कर सकती है पूरे इंडिया में, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड से ऊपर के रिस्क्स एक्सक्लूड कर सकती है, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क्स एक्सक्लूड कर सकती है। ये एक्सक्लूजन्स केयरफुली नेगोशिएटेड और डॉक्यूमेंटेड होती हैं। पिलर नंबर 3, क्लेम्स, प्रीमियम्स और पीरियड। क्लेम्स का कैलकुलेशन और पेमेंट, प्रीमियम्स का कैलकुलेशन और पेमेंट और अग्रीमेंट की पीरियड, ये सब ट्रीटी वर्डिंग में सेट आउट होता है। टिपिकली ट्रीटीज 1 साल के लिए चलती हैं और एनुअली रिन्यू होती हैं, यूजुअली 1 जनवरी या 1 अप्रैल से इफेक्टिव मार्केट के हिसाब से। और यहां स्लाइड से एक इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल नोट है। हिस्टोरिकली ट्रीटीज लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए फोर्स में रहती हैं और फेयरली ऑटोमेटिक बेसिस पर रिन्यू होती हैं जब तक चेंज इन टर्म्स डिजायर्ड ना हो। यह सिग्निफिकेंट है। कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अनलाइक जहां आप हर साल स्क्रैच से रेनेगोशिएट करते हो, रिइंश्योरेंस ट्रीटी रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म होती हैं। एक सीडेंट और रीइंश्योरर के बीच अच्छा रिलेशनशिप डेकेड्स तक चल सकता है। स्विस री कुछ सीडेंट्स के साथ 100 साल से ज्यादा से काम कर रहा है। यही है इस मार्केट में ट्रस्ट की पावर। लेकिन, और ये प्रैक्टिकल नोट में ऐड करना चाहता हूं, एक मेजर कैटास्ट्रोफ के बाद ट्रीटी रिन्यूअल्स बिल्कुल भी ऑटोमेटिक नहीं रहती। हरिकेन कटरीना 2005 में, तोहोकू अर्थक्वेक 2011 में या टर्की सीरिया अर्थक्वेक 2030 में जैसे इवेंट्स के बाद रीइंश्योरर्स टर्म्स, प्राइसेस और कंडीशंस में सिग्निफिकेंट चेंजेस डिमांड करते हैं। सो कॉल्ड ऑटोमेटिक रिन्यूअल अचानक एक बहुत इंटेंस नेगोशिएशन बन जाती है। यह याद रखिए, ट्रीटी अंडरराइटिंग रिव्यू। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूआंस है जो मैं चाहता हूं आप समझें। ट्रीटी रेंश्योरेंस में रीइंश्योरर को इंडिविजुअल रिस्क्स रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिक है, लेकिन ट्रीटी अग्री होने से पहले सीडिंग इंश्योरर के ओवरऑल प्रोफाइल की केयरफुल और थरो रिव्यू डिमांड होती है। ऐसे सोचो, अगर मैं एक रीइंश्योरर हूं और अगले 1 साल आप जो भी अंडरराइट करो वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करने वाला हूं, तो मुझे श्योर होना चाहिए कि आप एक कॉम्पिटेंट, रिस्पॉन्सिबल और वेल मैनेज्ड इंश्योरेंस कंपनी हो। मैं आपकी जजमेंट, आपकी डिसिप्लिन और आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर बेट लगा रहा हूं। 3 एरियाज रिव्यू होते हैं। नंबर 1, अंडरराइटिंग फिलॉसफी। सीडिंग इंश्योरर के रिस्क सिलेक्शन, प्राइसिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अप्रोच की डिटेल्ड असेसमेंट। क्या सीडेंट कंजर्वेटिव है या एग्रेसिव? क्या वो किसी भी प्राइस पर मार्केट शेयर चेज करता है या प्रॉफिटेबल अंडरराइटिंग पर फोकस करता है? उनके रिस्क एपेटाइट गाइडलाइंस क्या हैं? एक रेकलेस इंश्योरर को सपोर्ट करने वाला रीइंश्योरर डिजास्टर इनवाइट कर रहा है। नंबर 2, प्रैक्टिस और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। इंश्योरर के ट्रैक रिकॉर्ड का रिव्यू, इंक्लूडिंग क्लेम्स मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग कंट्रोल के एटीट्यूड की थॉटफुल इवैल्यूएशन। रीइंश्योरर सालों का लॉस डेटा देखता है। क्लेम्स रेशियो क्या है? इंश्योरर लार्ज क्लेम्स कैसे हैंडल करता है? क्या वह लॉस प्रिवेंशन और रिस्क इंजीनियरिंग में इन्वेस्ट करता है? जो कंपनी फायर प्रोटेक्शन और रिस्क सर्वेस पर पैसा लगाती है, उसके रिजल्ट्स बेटर होंगे उस कंपनी से जो नहीं लगाती।
नंबर 3, मैनेजमेंट बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट टीम की जनरल बैकग्राउंड, एक्सपर्टीज और पोर्टफोलियो के लिए प्लान्ड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की असेसमेंट। क्या मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है? क्या वो नई अनफैमिलियर क्लासेस ऑफ बिजनेस में एंटर करने का प्लान कर रहे हैं? स्ट्रेटेजी में सडन शिफ्ट, मान लो प्रॉपर्टी से लायबिलिटी या डोमेस्टिक से एक्सपोर्ट क्रेडिट, री इंश्योरर के लिए रेड फ्लैग है। एक रियल इंसाइट शेयर करता हूं। जब स्विट्जरलैंड री या म्यूनिक री इंडिया में एक सेडेंट को ट्रीटी रिन्यूअल के लिए इवेल्युएट करता है, तो वह एक्सपीरियंस्ड अंडरराइटर्स भेजते हैं जो दिन लगाते हैं इंश्योरर का पोर्टफोलियो रिव्यू करने में, अंडरराइटिंग टीम से मिलने में, क्लेम्स फाइल्स रिव्यू करने में और मैनेजमेंट क्वालिटी असेस करने में। ये थरो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस है। अस रिव्यू की क्वालिटी ट्रीटी के टर्म्स और प्राइसिंग डिसाइड करती है। 2030-24 रिन्यूअल सीजन में ग्लोबली सिग्निफिकेंट कैटास्ट्रोफी लॉसेस के बाद री इंश्योरर्स इन रिव्यूज के बारे में पर्टिकुलरली स्ट्रिक्ट हो गए। पुअर क्लेम्स रिकॉर्ड्स या एग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज वाली कंपनीज को फेवरेबल ट्रीटी टर्म्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया, यह मार्केट बोल रहा है। ट्रीटी रीइंश्योरेंस की की फीचर्स। 3 फीचर्स जो ट्रीटी रीइंश्योरेंस का कैरेक्टर डिफाइन करती हैं, एक एक करके देखते हैं। फीचर नंबर 1, रिटन और अग्रीड ट्रीटीज। सीडिंग इंश्योरर और रीइंश्योरर के बीच सारे एग्रीमेंट्स रिटन और एग्रीड ट्रीटीज के थ्रू होते हैं, फैसिलिटेटिव रीइंश्योरेंस के अनलाइक। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रीटी वर्डिंग्स स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। डिफरेंट कंट्रीज और रीइंश्योरर्स ने अपनी टिपिकल वर्डिंग्स अडॉप्ट की हैं। जनरल कंडीशंस फेयरली यूनिफॉर्म हैं, लेकिन स्पेशल कंडीशंस डिस्टिंक्ट हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज की पर्टिकुलर नीड्स और इंडिविजुअल क्लासेस ऑफ इंश्योरेंस के हिसाब से। ये एक ऐसी चीज है जो बहुत से प्रोफेशनल्स को ट्रिप अप करती है। कोई सिंगल टेम्पलेट नहीं है। इंडिया में एक फायर सरप्लस ट्रीटी ब्राजील की फायर सरप्लस ट्रीटी से अलग दिखेगी। लंदन में प्लेसड मरीन ट्रीटी सिंगापुर में प्लेसड ट्रीटी से डिफरेंट वर्डिंग्स रखेगी। हर ट्रीटी केयरफुली पढ़नी पड़ती है। फीचर नंबर 2, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप्स। रीइंश्योरेंस रिलेशनशिप्स सिंपल से कॉम्प्लेक्स तक रेंज करती हैं। एक इंश्योरर एक सिंगल रीइंश्योरेंस ट्रीटी ले सकता है सर्टेन लॉस एक्सपोजर्स कवर करने के लिए, या न्यूमरस ट्रीटीज परचेज कर सकता है जब तक डिजायर्ड लेवल ऑफ रीइंश्योरेंस प्रोटेक्शन अचीव ना हो जाए अपने पूरे पोर्टफोलियो पर। इसको इलस्ट्रेट करता हूं। एक छोटी इंश्योरेंस कंपनी के पास शायद अपने फायर बिजनेस के लिए एक सिंपल सरप्लस ट्रीटी हो, डन। लेकिन एक बड़ी इंश्योरर जैसे GIC री या ICICI लोम्बार्ड, उनके पास कोटा शेयर ट्रीटी हो सकती है, लेयर्ड सरप्लस ट्रीटीज हो सकती है, कैटास्ट्रोफ एक्सेस ऑफ लॉस ट्रीटी, पर रिस्क एक्सेस ऑफ लॉस और कई फैकल्टेटिव प्लेसमेंट्स, सब एक साथ काम करते हुए जैसे घड़ी के गियर्स। हर ट्रीटी ओवरऑल रीइंश्योरेंस प्रोग्राम में एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। यही वजह है रीइंश्योरेंस प्रोग्राम डिजाइन इतना फैसिनेटिंग फील्ड है। ये आर्किटेक्चर जैसा है। आप एक ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो जो कंपनी को डिफरेंट टाइप्स और साइजेस के लॉसेस से प्रोटेक्ट करे, डिफरेंट टाइप्स की रीइंश्योरेंस यूज करके। फीचर नंबर 3, रेट्रोसेशन। और अब हम रीइंश्योरेंस के सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स में से एक पर आते हैं। रीइंश्योरर्स भी अपनी खुद की रीइंश्योरेंस प्रोटेक्शन परचेज करते हैं, जिसे रेट्रोसेशन कहते हैं, सेम फॉर्म्स में और सेम रीजंस से, जैसे सीडिंग इंश्योरर्स। जब एक रीइंश्योरेंस कंपनी दूसरी रीइंश्योरेंस कंपनी को रीइंश्योर करती है तो इस प्रोसेस को रेट्रोसेशन कहते हैं। रीइंश्योरर्स को कैटास्ट्रोफिक लॉसेस और छोटे लॉसेस के एक्यूमुलेशन से प्रोटेक्ट करके रेट्रोसेशन रीइंश्योरर के रिजल्ट्स स्टेबलाइज करती है और रिस्क को और फर्दर स्प्रेड करती है मार्केट में। एक पल के लिए सोचो, इंश्योरर रिस्क ट्रांसफर करता है रीइंश्योरर को, लेकिन रीइंश्योरर को कौन प्रोटेक्ट करता है? एक और रीइंश्योरर। रिस्क ट्रांसफर ऑल द वे अप है, एक चेन की तरह। और ये चेन है जो ग्लोबल रीइंश्योरेंस मार्केट को इतना रेजिलेंट बनाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नेक्स्ट स्लाइड पूरी रेट्रोसेशन को डेडिकेटेड है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं। रेट्रोसेशन, रिस्क को और स्प्रेड करना। रेट्रोसेशन, मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। जब एक रीइंश्योरेंस कंपनी दूसरी रीइंश्योरेंस कंपनी को रीइंश्योर करती है तो इस प्रोसेस को रेट्रोसेशन कहते हैं। जो कंपनी रिस्क सीड करती है वह रेट्रोसिडेंट है, जो कंपनी एक्सेप्ट करती है वो रिट्रोसेसनियर है। ये आपके दो की टर्म्स हैं, रिट्रोसिडेंट और रिट्रोसेसनियर। लिख लो इन्हें। अब रिट्रोसेशन ग्लोबल रिस्क ट्रांसफर चेन में क्रिटिकल फंक्शन सर्व करती है। वॉक थ्रू करता हूं। कैटास्ट्रोफिक लॉसेस से प्रोटेक्शन, ये इंश्योरर्स को सिंगल लार्ज स्केल इवेंट से शील्ड करती है जो उनकी सॉल्वेंसी को थ्रेटन कर सकते हैं। सोचो, जब हरिकेन इयन 2020 में फ्लोरिडा हिट किया
टोटल इंश्योर्ड लॉसेस $7 बिलियन से एक्सेसीड हो गई। कोई सिंगल रीइंश्योरर इतना बड़ा लॉस अकेले एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। रेट्रोसेशन के थ्रू मेजर रीइंश्योरर्स ने अपने एक्सपोजर के पटिशंस रेट्रोसेशन ईयर्स को ट्रांसफर किए थे, इंपैक्ट स्प्रेड करके। एक्यूमुलेशन मैनेजमेंट ये मल्टीपल ट्रीटीज में छोटे लॉसेस के बिल्डअप से गार्ड करती है जो कलेक्टिवली सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। म्यूनिच रे जैसा रीइंश्योरर दुनिया भर के सैकादोन सिडांट्स के साथ ट्रीटीज लिखता है। जर्मनी में रीजनल हेलस्टॉर्म, थाईलैंड में फ्लड, कैलिफोर्निया में वाइल्ड फायर। ये छोटे लॉसेस एक्यूमुलेट हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा कंबाइंड लॉस बन सकते हैं। रेट्रोसेशन उस एक्यूमुलेशन को मैनेज करने में हेल्प करती है। रिजल्ट्स की स्टेबलाइजेशन, रिस्क को और फर्दर स्प्रेड करके रेट्रोसेशन रीइंश्योरर्स के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को टाइम के साथ स्मूथ करती है। बुरे साल में रेट्रोसेशन प्रोग्राम कुछ डार्ड अब्सॉर्ब करती है। अच्छे साल में रेट्रोसेशन प्रीमियम एक कॉस्ट है, लेकिन वर्थवाइल कॉस्ट जैसे अपने घर का इंश्योरेंस पे करना। आप उम्मीद करते हो कि कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन जब पड़े तो खुश होते हो कि है। मार्केट कैपेसिटी रेट्रोसेशन रीइंश्योरर्स को अपने खुद के कैपिटल से ज्यादा बिजनेस एक्सेप्ट करने इनेबल करती है। ये एक क्रूशियल मार्केट फंक्शन है। बिना रेट्रोसेशन के ग्लोबली अवेलेबल टोटल रीइंश्योरेंस कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली छोटी होती और कंज्यूमर्स के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होते। एक विविड पिक्चर देता हूं। सोचो स्विट्जरे एक जापानीज इंश्योरर के लिए कैटास्ट्रोफ ट्रीटी लिखता है। स्विट्जरे फिर उस एक्सपोजर का पार्ट रेट्रोसिट करता है हैनोवर रे, स्कोर और लॉर्ड्स ऑफ लंदन के कुछ रेट्रोसेशरीज को। हैनोवर री शायद आगे एक पोर्टन और रेट्रोसिट करे दूसरे मार्केट्स को। एक सिंगल जापानीज टाइफून का रिस्क अब स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और शायद बर्म्यूडा की कंपनीज में स्प्रेड है। यही है ग्लोबल रीइंश्योरेंस सिस्टम की खूबसूरती। रिस्क पानी की तरह चैनल्स के नेटवर्क में फ्लो करता है, हर एक मैनेजेबल पोर्शन अब्सॉर्ब करता है। इंडिया में जीआईसी रे एक रीइंश्योरर भी है और रेट्रोसिडेंट भी। ये इंडियन इंश्योरेंस कंपनी से रीइंश्योरेंस एक्सेप्ट करता है और यूज रिस्क के पोर्शंस इंटरनेशनल रीइंश्योरर्स को रेट्रोसीड करता है। ऐसे इंडिया की इंश्योरेंस इंडस्ट्री ग्लोबल रिस्क ट्रांसफर चेन से कनेक्ट होती है। रेट्रोसेशन वो चीज है जो पूरे सिस्टम को चलाती है। इसके बिना रीइंश्योरेंस मार्केट बहुत ज्यादा फ्रैजाइल होती। हम अब सेक्शन डी में आ गए हैं और यहां हम एक काफी यूनिक और कम कॉमन रीइंश्योरेंस फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं, फैक्टुएटिव ऑब्लिगेटरी ट्रीटी। डेफिनेशन सुनिए। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी ट्रीटी एक रीइंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सीडिंग इंश्योरर किसी भी अग्रीड क्लास ऑफ इंश्योरेंस के रिस्क्स सीड कर सकता है जो रीइंश्योरर को एक्सेप्ट करने ही पड़ेंगे अगर सीड किए जाए। अब उस डेफिनेशन को दोबारा ध्यान से पढ़िए। इम्बैलेंस नोटिस कीजिए। सीडिंग इंश्योरर मे सीड, यह फैकल्टेटिव है, ऑप्शनल। रीइंश्योरर मस्ट एक्सेप्ट, यह ऑब्लिगेटरी है, मैंडेटरी। इंश्योरर के पास चॉइस है लेकिन रीइंश्योरर के पास नहीं, इसीलिए इसे फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी कहते हैं। इंश्योरर के लिए फैकल्टेटिव, रीइंश्योरर के लिए ऑब्लिगेटरी। देन ये फॉर्म फैकल्टेटिव और ट्रीटी फॉर्म्स का कॉम्बिनेशन है। सीडिंग इंश्योरर के पास फैकल्टेटिव ऑप्शन रहता है डिसाइड करने का कि हर रिस्क सीड करना है या नहीं, जबकि रीइंश्योरर ऑब्लिगेटेड है जो भी सीडी हो वह एक्सेप्ट करने के लिए, हेंस द नेम। अब आप इमीडिएटली प्रॉब्लम देख सकते हो यहां। अगर इंश्योरर चूज कर सकता है कौन से रिस्क सीड करने हैं तो वह क्या सीड करेगा? मुश्किल रिस्क्स, हैजर्डस वाले जो उन्हें नहीं चाहिए वे, और रीइंश्योरर के पास कोई चॉइस नहीं एक्सेप्ट करने के सिवा। यह एक सीरियस एंटी सिलेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। करंट स्टेटस, प्रेजेंट में यह टाइप ऑफ ट्रीटी कॉमन नहीं है। ऑल्थो यह लाइफ रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट्स में देखी जाती है और अच्छी वजह से ज्यादातर रीइंश्योरर्स ऐसा इम्बैलेंस्ड अरेंजमेंट एक्सेप्ट करने में रिलेक्वेंट है। मार्केट कंडीशंस, यह वीक रीइंश्योरेंस मार्केट कंडीशंस में प्लेस की जा सकती है जब रीइंश्योरेंस कैपेसिटी अबंडेंट है और कंपटीशन इंटेंस है, और इसीलिए प्राइमरी रीइंश्योरेंस अरेंजमेंट के रूप में रिलाई करने के लिए सिक्योर इनफ नहीं है। हार्ड मार्केट में जब रीइंश्योरर्स के पास प्राइसिंग पावर होती है वह ऐसे टर्म्स अग्री नहीं करेंगे। कमीशन स्ट्रक्चर, सीडिंग कमीशन कोटा शेयर और सरप्लस ट्रीटीज से प्रोग्रेसिवली कम होती है। प्रीमियम टू लॉस एक्सपोजर बैलेंस और स्प्रेड ऑफ पोर्टफोलियो की कमी की वजह से। यह समझ में आता है, राइट?
क्योंकि रीइंश्योरर डिसएडवांटेज में है, वे एडवर्स सिलेक्शन रिस्क कंपेंसेट करने के लिए कम कमीशन पे करेगा। अब सोचो, अगर यह फॉर्म इतनी प्रॉब्लमैटिक है तो एग्जिस्ट क्यों करती है? चलिए देखते हैं फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी के यूजेस। इस फॉर्म ऑफ ट्रीटी की हाई एक्सपोजर और लो प्रीमियम के साथ मार्केट में कम टेकर्स हैं, लेकिन यह सर्टेन सर्कमस्टांसेस में स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पर्पसेस सर्व करती है। 3 की यूजेस। नंबर 1, एडिशनल ऑटोमेटिक कैपेसिटी। एग्जिस्टिंग ऑटोमेटिक रीइंश्योरेंस सेशंस एग्जॉस्ट होने के बाद सरप्लस के लिए ऑटोमेटिक एडिशनल कैपेसिटी अरेंज करने के लिए स्टैंडर्ड ट्रीटी लिमिट से बियॉन्ड एक और लेयर ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके। सोचो, आपकी सरप्लस ट्रीटी फुल हो गई, आपने सारी ऑटोमेटिक लाइंस यूज कर ली हैं, लेकिन आपके पास अभी भी एक लार्ज रिस्क है जिसे कवरेज चाहिए। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी ट्रीटी वो एडिशनल ऑटोमेटिक कैपेसिटी प्रोवाइड कर सकती है बिना हर बार इंडिविजुअल फैकल्टेटिव प्लेसमेंट्स की जरूरत है। नंबर 2, हाई वैल्यू और एक्यूमुलेशन रिस्क्स। हाई वैल्यू एक्सपोजर्स लिखने को फैसिलिटेट करने के लिए या एक पार्टिकुलर एरिया या क्लास ऑफ बिजनेस में रिस्क्स की हाई एक्यूमुलेशन डील करने के लिए जो नॉर्मल ट्रीटी कैपेसिटी से एक्सेसीड करती है। अगर आप प्रॉपर्टी इंश्योरर हो मुंबई के कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट में हेवी एक्सपोजर के साथ और आपकी स्टैंडर्ड ट्रीटीज ऑलरेडी स्ट्रेच्ड हैं, तो फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी ट्रीटी वह एक्स्ट्रा रूम दे सकती है जो आपको बिजनेस लिखते रहने के लिए चाहिए। नंबर 3, बैकिंग रिड्यूस्ड नेट रिटेंशन। जहां डिग्री ऑफ हैजर्ड की वजह से नेट रिटेंशन लोअर की गई है, वहां फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी ट्रीटी रिक्वायर्ड एडिशनल कैपेसिटी बैकअप करती है। इंश्योरर के लिए एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करती है। कभी कभी पर्टिकुलरली डेंजरस रिस्क्स के लिए इंश्योरर बहुत छोटा नेट रिटेंशन रखना चाहता है, लेकिन रिटेंशन रिड्यूस करने का मतलब है ज्यादा रीइंश्योरेंस चाहिए। फैक ऑब्लाइज ट्रीटी वह गैप फिल करती है। प्रैक्टिस में आप इस फॉर्म ऑफ ट्रीटी से रेयरली एनकाउंटर करोगे, लेकिन आपके एग्जाम में और ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपके करियर में आपको जानना चाहिए कि यह एग्जिस्ट करती है और समझना चाहिए क्यों। यह रीइंश्योरेंस आर्किटेक्चर में एक बहुत स्पेसिफिक निच फिल करती है। और अब चलिए सब कुछ साथ लाते हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव समरी के साथ। यह समरी स्लाइड है और मुझे यह बहुत पसंद है क्योंकि यह सब कुछ एक क्लीन कंपैरिजन में साथ लाती है। रीइंश्योरेंस के 3 फॉर्म्स, फैकल्टेटिव, ट्रीटी और फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी, हर एक डिस्टिंक्ट पर्पसेस सर्व करते हैं और डिफरेंट ऑपरेशनल नीड्स सूट करते हैं। कंपैरिजन वॉक थ्रू करता हूं। बेसिस, फैकल्टेटिव इंडिविजुअल रिस्क पर काम करती है, केस बाय केस बेसिस पर। ट्रीटी ऑटोमेटिकली काम करती है स्कोप में आने वाले सारे रिस्क्स के लिए। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी इंश्योरर को सीड करने का ऑप्शन देती है, लेकिन रीइंश्योरर को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ऑब्लिगेशन, फैकल्टेटिव में कोई पार्टी ऑब्लिगेटेड नहीं है, दोनों फ्री हैं। ट्रीटी में दोनों पार्टीज ऑब्लिगेटेड हैं, इंश्योरर को सीड करना पड़ता है और रीइंश्योरर को एक्सेप्ट करना पड़ता है। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी में सिर्फ रीइंश्योरर ऑब्लिगेटेड है अगर इंश्योरर सीड करने का चूज करे। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट फैकल्टेटिव में हाई है, हर रिस्क को इंडिविजुअली हैंडल करना पड़ता है। ट्रीटमेंट में लो है, हजारों रिस्क्स ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड होते हैं। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी में मॉडरेट है, बीच में कहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, फैकल्टेटिव में बहुत हाई, कंप्लीट फ्रीडम। ट्रीटी में लो, सब प्री डिटरमिन्ड है। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी में हाई, इंश्योरर के पास फुल डिस्क्रिशन है। कॉमन यूज, फैकल्टेटिव हैजर्डस और लार्ज इंडिविजुअल रिस्क्स के लिए, ट्रीटी स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी सरप्लस कैपेसिटी और हाई वैल्यू रिस्क्स के लिए। बेसिस ऑप्शंस, फैकल्टेटिव और ट्रीटी दोनों प्रोपोर्शनल या नॉन प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी अग्रीड क्लास ऑफ इंश्योरेंस बेसिस पर ऑपरेट करती है। और यहां की टेकअवे है सीधे स्लाइड से, ट्रीटी रीइंश्योरेंस स्टैंडर्ड पोर्टफोलियोज के लिए एफिशिएंसी और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन ऑफर करती है, जबकि फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स रिस्क्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी फॉर्म दोनों के बीच ब्रिज करती है, लेकिन अपने इम्बैलेंस्ड रिस्क प्रीमियम प्रोफाइल की वजह से रेयरली प्राइमरी अरेंजमेंट के रूप में यूज होती है। यह कंपैरिजन टेबल मैं रेकमेंड करूंगा, आप याद कर लो। यह वह चीज है जो एग्जाम्स में आती है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंटली रियल बिजनेस कॉन्वर्सेशंस में। जब कोई कहे हमें इसके लिए रीइंश्योरेंस चाहिए, आपका पहला सवाल हमेशा होना चाहिए ट्रीटी या फैकल्टेटिव, वहीं से स्टार्ट करो। और इसके साथ
मेरे दोस्तों, हम चैप्टर 2 के एंड पर आ गए हैं कि टेक अवेज दे देता हूं आपको। टेक अवे नंबर 1, रीइंश्योरेंस के सिर्फ 2 फंडामेंटल फॉर्म्स हैं, फैक्टुलेटिव और ट्री। बाकी सब एक वेरिएशन या कॉम्बिनेशन है। ये 2 मास्टर कर लो और आपके पास फाउंडेशन है। टेक अवे नंबर 2, फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। यह आपकी स्विस आर्मी नाइफ है अनयूजुअल, लार्ज या हैजर्डस रिस्क्स के लिए, लेकिन यह कॉस्ट पर आती है। हाई एडमिनिस्ट्रेशन, स्किल्ड पर्सनल और इंडिविजुअल रिस्क असेसमेंट। टेक अवे नंबर 3, ट्रीटी रीइंश्योरेंस आपको एफिशिएंसी देती है। यह आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है स्टैंडर्ड पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन यह डिमांड करती है ट्रस्ट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स और सीडिंग इंश्योरर से रिगोरस अंडरराइटिंग डिसिप्लिन। टेक अवे नंबर 4, रेट्रोसेशन रीइंश्योरेंस मार्केट की इनविजिबल बैकबोन है। यह रिस्क को ग्लोब में स्प्रेड करती है, रिजल्ट्स स्टेबलाइज करती है और मार्केट कैपेसिटी इंक्रीज करती है। इसके बिना पूरा सिस्टम कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स के अगेंस्ट बहुत ज्यादा वल्नरेबल होता। टेक अवे नंबर 5, फैकल्टेटिव ऑब्लिगेटरी ट्रीटी एक नीच इंस्ट्रूमेंट के रूप में एग्जिस्ट करती है, रेयरली यूज होती है, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह इलस्ट्रेट करती है कि इंश्योरेंस मार्केट स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए फ्लेक्सिबल सॉल्यूशंस कैसे क्रिएट करता है। अब यह चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि दुनिया में हर रीइंश्योरेंस प्रोग्राम एक डिसीजन से शुरू होता है। हमें किस फॉर्म की रीइंश्योरेंस चाहिए? स्टैंडर्ड बुक के लिए ट्रीटी, स्पेशल रिस्क्स के लिए फैकल्टेटिव, शायद एडिशनल कैपेसिटी के लिए फैक ऑब्लाइजी। यह चैप्टर आपको वोकैबुलरी, अंडरस्टैंडिंग और फ्रेमवर्क देता है उस डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का, और वह मेरे दोस्तों एक बहुत पावरफुल जगह है होने के लिए। मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं। रीइंश्योरेंस फाइनेंस के सबसे इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग फील्ड्स में से एक है। यह लॉ, स्टैटिस्टिक्स, रिस्क मैनेजमेंट, नेगोशिएशन और ग्लोबल कॉमर्स के एलिमेंट्स कंबाइन करती है। जो लोग रीइंश्योरेंस अच्छे से समझते हैं वह दुनिया भर में इंश्योरेंस इंडस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स में से हैं। आगे के चैप्टर्स में हम प्रोपोर्शनल और नॉन प्रोपोर्शनल मेथड्स में डीप डाइव करेंगे। क्वोटा शेयर, सरप्लस, एक्सेस ऑफ लॉस, स्टॉप लॉस, हर एक आपके प्रोफेशनल टूल किट में एक टूल है। जितने ज्यादा टूल्स मास्टर करोगे उतने ज्यादा वैल्यूएबल बनोगे। तो पढ़ते रहो, सवाल पूछते रहो, सोचो कि ये कॉन्सेप्ट्स रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई होते हैं। और अगर कभी आप एक ट्रीटी नेगोशिएशन या फैकल्टेटिव प्लेसमेंट मीटिंग में बैठो और आपको बिल्कुल पता हो कि क्या हो रहा है और क्यों, तो ये पल याद करना, यहां से शुरू हुआ था। आपके अटेंशन के लिए धन्यवाद। मैं हूं प्रोफेसर रमन और आपको आज पढ़ाना मेरा बिल्कुल प्लेजर रहा है। अगली बार तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और इंश्योरेंस और रीइंश्योरेंस के जरिए दुनिया की हिफाजत करते रहो।